नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे KVPY सेक्शन की सारी वीडियोस देख रहे होंगे। SB सेक्शन में पार्ट ए का सॉल्यूशन ऑलरेडी है हमारे पास। पार्ट बी जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। चलिए बेटा, शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। विद्या का दान महादान। तो KVPY 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं SPSX पार्ट 2 बायोलॉजी सॉल्यूशन। पार्ट 2 मतलब 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, पार्ट 1 मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस होंगे सीरीज में जो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। What is the probability that a human individual would receive the entire haploid set of chromosome from his or her grandfather? ग्रैंडफादर तो ऑब्वियस बात है कि 50% चांसेस होते हैं ग्रैंडफादर से आ जाएं और 50% चांसेस मेल या फीमेल में इक्वली होते हैं। और क्रोमोसोम नंबर हाफ आता है तो कितना पोर्शन हो जाएगा 46 का हाफ में से अगर 50% आ रहा है 23। और फादर और मदर के हिसाब से हाफ एंड हाफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 23 जो आपके पास चांसेस होंगे कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ द पेरेंटल जनरेशन, दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ F2। तो F2 जनरेशन में जो व्यक्ति है, पेरेंट तो दो रहे होंगे, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर में अगर आपसे पूछ रहा है वो किसको हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स जो हीज या हर है उसको अपने ग्रैंड फादर से मिले होंगे, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि F1 जनरेशन या F में जो है वो 50% आए होंगे और वही 50% इसके पास भी आने के चांसेस रहे होंगे। और 23 क्रोमोसोम है तो 1/2 की पावर, सॉरी नॉट दिस वन ऑप्शन, 1/2 की पावर 23 ऑप्शन रह जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा प्राइमर जो है पेयर वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर पेयर्स वुड एम्पलीफाई द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए गिवन बिलो। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका जो प्राइमर का आपको सिर्फ एक बात पता होना चाहिए कि प्राइमर किस डायरेक्शन में काम करता है। तो प्राइमर 5:3 के डायरेक्शन में काम करता है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वर्किंग होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि पहला वाला स्ट्रैंड जो खुद 5:3 है उसमें तो सीधा सीधा जो सबसे पहले है उसी से 5 एंड से अटैच होगा हमेशा, तो यानी कि यहाँ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ अटैच हो जाएगा तो इसी जैसा कॉपी अटैच होगा, तो इस जैसा कॉपी कौन है भाई, ये है CTAGTCCAT, सेम है। दूसरे में 5:3 से अटैच होना है तो उसका 5 तो यहाँ है, यानी कि यहाँ अटैच होना होगा। इस बार डायरेक्शन इस तरफ थी तो सेम था, इस बार डायरेक्शन जो प्राइमर की होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में प्राइमर काम करेगा। तो यानी कि यहाँ से शुरू होगा उल्टा CAGCTC। तो कौन कौन सा ऑप्शन है देखो इन सब में से, ऐसा CAGCTC, तो यही वाला है। पूरा रिवर्स जाइए, AGCTC, AAGCTC, और GTC। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपको नीचे ग्राफ दिखाया गया है जिसमें एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विद और विदाउट एंजाइम के हिसाब से आपको दिखाया गया है। तो भाई पहली चीज़ जो है, जो सॉलिड लाइन है वो उसने बोला है कि विदाउट एंजाइम है, और जो दूसरी लाइन है डॉटेड लाइन है वो विद एंजाइम है। एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कौन सही से बता रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो किस केस में कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ये देखना था। तो जब सबस्ट्रेट लेवल की आपने देखा कि फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, अगर आप इसको देखेंगे तो चैप्टर 9 क्लास 11th में भी ये सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि सबस्ट्रेट सेम था और प्रोडक्ट यहाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि सब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सबस्ट्रेट से, तो सबस्ट्रेट ने एनर्जी इसका मतलब रिलीज कर दी है। पहली बात तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी है। रिएक्शन प्रोग्रेस करी, जब सॉलिड स्टेट था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट। और जब यही कॉन्सेप्ट हमने देखा कि विद एंजाइम डॉटेड लाइन है तो उसमें कितना चाहिए, उसमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो यानी एंजाइम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एंजाइम्स लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट, ये फंक्शन होता है एंजाइम्स का। तो ये तो ठीक है कि इसने बिल्कुल सही दिखाया है रिएक्शन कि भाई एंजाइम की प्रेजेंस में कम हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरे केस में भी आप यही देखेंगे कि भाई अगर यहाँ सबस्ट्रेट है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में थी,
और ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो एंजाइम की एब्सेंस में थी, यानी कि विदाउट एंजाइम थी। तो ये भी ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्राफ ठीक है। थर्ड ग्राफ में उसने आपको दिखाया कि अब की बार प्रोडक्ट दोनों अलग अलग बन गए, तो अब आप एनालिसिस नहीं कर सकते। और फोर्थ केस में सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग हो गए, तो वो भी एनालिसिस नहीं होगा। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही आंसर्स हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि नोवल स्पीसीज है कोई जिसमें डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है और उसके 5 बेसेस हैं। यानी कि डबल स्टैंडर्ड मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, जैसे डीएनए के होते हैं उसमें 5 बेसिस हैं। जैसे नॉर्मली हमारे डीएनए में बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, AGC TU। तो PQRST जो वेव्स हैं वो आपको दिखाया गया है। तो करेक्ट बताना है तो हमेशा इक्वल होना चाहिए, जितने ए होते हैं उतने क्या होते हैं, जी होते हैं। तो ये तो इक्वल होने चाहिए आपस में। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि P और R आपस में बाइंड कर जाएं, है ना, क्योंकि इनमें तो इक्वालिटी है। QST की अगर बात करते हो तो ये हो सकता है S और T का टोटल किसके बराबर है, Q का, यानी Q S और T से बाइंड कर सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है। अब कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसने कहा S जो है वो T के साथ पेयर करेगा, तो भाई ये तो बराबर नहीं हुए। और Q जो है वो R के साथ पेयर करेगा, तो ये बराबर नहीं हुए। तो ये तो नॉट सपोर्टेड एविडेंस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया कि S बेस पेयर जो है वो पेयर करेगा विद Q एंड T बेस पेयर जो है वो पर्टिकुलरली हमें बताया गया कि पेयर करेगा विद क्यू। तो बिल्कुल ठीक बात है कि एस जो है वो पेयर कर सकता है किसके साथ, क्यू के साथ और एन टी के साथ। यानी कि एस क्यू के साथ भी कर सकता है, टी के साथ भी कर सकता है और टी क्यू के साथ भी कर सकता है ना। तो यानी एस और टी मिला के क्या कर रहे हैं, क्यू के साथ कर रहे हैं। क्यू तो कॉमन है दोनों में, तो 16 और 12 28 और इसका भी 28 है, ठीक है। पी आर के साथ कर रहा है, ये भी ठीक है। एस क्यू के साथ कर सकता है, ये भी मैंने बता ही दिया था, क्योंकि हमने लिख दिया था क्यू पेयर्स विद एस एंड टी बोथ, दोनों के साथ करेगा, है ना। ओनली तो लिखा नहीं ऑप्शन में कि हम कंफ्यूज हों। ऐसी लास्ट है पी आर, तो एस एन टी तो टी भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, वो इक्वालिटी नहीं शो कर रहा है। कितने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं अगर एक डिप्लॉयड स्पीसीज है, यानी कि 2N स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें कि 2 एलील्स हैं हर एक जीन के लिए, विद ABCO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ब्लड ग्रुप सिस्टम ABCO है। तो देखो सिंपल सी बात है, डिप्लॉयड है तो क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, अगर उसको हम सॉल्व करना चाहें। IO इसमें रिसेसिव है और उसने बताया कि बाकी सभी जो है वो कोडोमिनेंट हैं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी देखिए। इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी आपको नज़र आएगी सीधा सीधा वो नज़र आएगी बनाते वक्त की ABCO, ये आपने लिख दिया। ये लिख दिया तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसको सेग्रीगेट आउट करना है या फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या क्या आंसर्स रहेंगे। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर्स रहेंगे बेटा, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, देखो आपने कर ही रखा होगा पहले भी कि ए क्या हो सकता है। ए में 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये वाला ब्लड ग्रुप होगा IA या क्या होगा IAIO, तभी भी यही आ जाएगा, तो 2 तो ये हो गए। बी ब्लड ग्रुप का पॉसिबल है IBIB या IBIO, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए। उसके बाद सी ब्लड ग्रुप का पॉसिबल है ICIC, और उसके बाद हो गया ICIO, ये भी ठीक है। तो 3 ब्लड ग्रुप्स आए, लेकिन इन तीनों से ABCO पॉसिबिलिटी थी, ये अपने पहले सबसे पहले वही ढूंढी। ओ के केस में क्या हो सकता है, ओ के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है IOIO, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये कितने ब्लड ग्रुप्स, उसने ब्लड ग्रुप फिनोटिपिकली पूछा, तो भाई इसमें तो ये तो एक ब्लड ग्रुप ए ही आएगा इन दोनों कंडीशंस के अंदर। इन दोनों कंडीशंस में सी आएगा, इन दोनों कंडीशंस में बी आएगा और इनमें ओ आएगा। तो 4 तो यही हो गए। उसके बाद ए और बी भी तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इस स्पीसीज में से। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, IA IB भी हो सकता है। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन IA और IC और ए आगे पीछे करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसी एक कॉम्बिनेशन IBIC भी हो सकता है, इसको BC ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो इस केस में क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, AB। इस केस में क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, AC। इस केस में क्या ब्लड ग्रुप आ जाएगा, BC। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे इसको 1 2 3 और 4, तो टोटल वैल्यू आएगी अपनी 7। कितनी आएगी, 7। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन निकालना, आसान है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसको आप आसानी से कर भी पाएंगे कि ये है AC। तो भाई 1 2 3 और 4 ये पहले आपने निकाले ही थे।
अब आपके पास अगला क्वेश्चन भी है, देखिए इसी भी हाफ पर, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं कि ये अपने को इस सवाल में परेशान ना करे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल फेज की आपको बात करनी है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया कि अगर इनिशियल सरफेस एरिया और ग्रोथ रेट ऑफ लीफ वो है 10 mm² और 0.15 mm/h आप ग्रो कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ लीफ 4 डेज में कितना होगा। तो इसका मतलब आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए थी, और वो पर्टिकुलर चीज़ क्या थी, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि किस फॉर्मूला के बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला में आप इनिशियल जो टाइम होता है उसको एल्गोरिथम में पुट करते हैं। क्लास 11th में आपने आई होप ये फॉर्मूला जो है ज़रूर पढ़ा ही होगा कि एक्सपोनेंशियल फेज की इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन होती है बेटे इसकी डब्लू टी एट टाइम टी, जो ग्रोथ होगी वो होगी W0 × e⁻RT। अब यहाँ पे W0 तो उसने दे दिया आपको 10 mm² है ना। उसके बाद उसने वैल्यू दे दी e⁻R की वैल्यू दे दी 0.015, और T जो टाइम T है वो उसने 4 डेज दे दिया, यानी कि सीधा दे दिया 96 आवर्स, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर में करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको आवर में है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो WT आपका निकल के आता है बेटा 42.2। कितनी वैल्यू निकल के आती है, इक्वल टू 42.2, लॉग से लगाएंगे आप, और इसका आंसर होगा डी, 40 to 48 mm² के बीच में। अब उसने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, सो उसने आपसे कहा कि एसिडिक, बेसिक और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज हैं किसी प्रोटीन के, दे आर कंसिडर्ड टू बी रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन कलर, उनका कलर आपने रेड, ग्रीन या ब्लू माना है। देन ए ग्लोबुलर प्रोटीन इन एक्वा सोल्यूशन, तो उस प्रोटीन को अगर आप एक्वा सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। जो हाइड्रोफोबिक है वो तो अंदर की तरफ भाग जाएगा क्योंकि वो इंट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी ब्लू तो कोर में होगा। वो एक ही ऑप्शन था, ब्लू एट द कोर, रेड एंड ग्रीन एट द सरफेस। वेरी इजी क्वेश्चन, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एक लाइसोसोम है जिसका वेसिकल डायमीटर जो है ये है, और आपको इसका टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बताने हैं कि इस रेडियस के, इस डायमीटर के अंदर कितने हैं। तो भाई डायमीटर अगर ये है तो सिंपल सी बात है रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा 0.5 माइक्रोमीटर्स, या मैं लिख दूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, करेक्ट। 0.5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5/10 यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये तो आपको रेडियस समझ में आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, या स्फेरिकल लाइसोसोम कह लो, स्फेरिकल वेसिकल या स्फेरिकल लाइसोसोम तो है ही, तो वो वॉल्यूम होती है बेटा 4/3 πr³, 4/3 πr³ r³ मतलब 1/2 की क्यूब 1/8, 10⁻⁻6 की क्यूब 10⁻⁻18 हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है। ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू यहाँ पर होगी। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो वो आपको दिया हुआ है इंटरनल पीएच, तो यहाँ से इसके बाद आपको निकालने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें कितने हैं। तो वो कितने होते हैं, वो कैसे निकलते हैं कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एच आयंस जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 10⁻⁻pH मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 10⁻⁻pH, तो -pH, तो pH तो 5 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो अब जो यानी कि आपने जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे वो कैसे निकालेंगे आप, कि जो ये वैल्यू थी 4/3 पाई इंटू 1/8 इंटू 10⁻⁻18, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻5 को, और जब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैसे होंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या सॉल्व करनी पड़ेगी इसमें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है थोड़ा सा लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या निकल जाएगा 4/3 पाई इंटू 1/8 इंटू 18 और 5 दो पावर जुड़ के 23 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 प्लस, तो ये तो सीधा, अच्छा कट थोड़ी ना होगा यार, ये इंटू 10⁻23, तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ आ गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बिटवीन 10⁻3 to 10⁻4। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा।
तो इसमें आपकी जो वैल्यू अगर इस तरीके से आप सोच रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज 10⁻³ to 10⁻⁴। इसके बाद 19th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था काफ़ी, कि विटामिन B1 क्या है। तो भाई विटामिन B1 होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, B2 होता है FAD, B6 होता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट और B12 होता है मिथाइल कोबाल अमीन। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शंस शायद मैं लेना भूल गया हूँ, बट इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। पेपर में इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया था, अगर मैं आपको वो बता दूँ, तो पेपर में इसके लिए एक ऑप्शन सी था जो कि सही था, और वो ऑप्शन था P के साथ 1, Q के साथ 2 और R के साथ होगा 5 और S के साथ होगा 3। ये ऑप्शन सही था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन गाइस, कि दो इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आपने की फोटोसिंथेसिस को लेकर, जिसमें आपने बताया कि एक बार आपने ये किया और एक बार आपने ये किया और आपसे आंसर जो है वो पूछ लिया गया। तो भाई इस केस में आप कैसे इसको सॉल्व करते? तो इस केस का सॉल्व करने का तरीका एक ही था कि आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में होता क्या है। तो यानी बेसिकली ये कह रहा है आपको क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पहले लिख दें। तो क्या रिएक्शन होती है भाई? रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं C6H12O6 में, प्लस 6 वाटर प्लस 6O2, है ना। ये बेसिक सी रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए की जाती है। अब यहाँ पर उसने O की जो वैल्यू है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो उसने हमसे O पूछने की कोशिश की है, वो उसने बोला है कि O की वैल्यू 18। तो यहाँ पे आप लेबल के तौर पर सिर्फ नाम के तौर पे 18 रख लीजिए, और साथ ही में उसने इधर भी यानी कि O जैसे O2 में O आया होगा तो ये भी 18 ही रहा होगा जो गैस रिलीज हुई है ना, तो ये O का नंबर उसने 18 रख लिया है। कार्बन जो है उसका नंबर उसने 14 रख लिया है, यानी कि 614 रख लिया है। C6 में भी जो C होगा 14 ही होगा, इधर O ये है। तो अब सवाल ये था कि जो इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि 1 विद O18 लेबल्ड वाटर तो वो कर दिया, अदर विद 14 C लेबल्ड वाटर CO2 पे कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा वाटर था तो देखो वाटर में O18 लगा दिया और CO2 में 14 था तो 14 लगा दिया। लिस्ट द फर्स्ट लेबल प्रोडक्ट्स की, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले लेबल प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो भाई देखो इसके 18 में तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही आ गया सीधा सीधा, वो तो हमें समझ में आ गया। और इससे हमें इन्फ्रेंस क्या मिलता है कि भाई जो ऑक्सीजन होता है वो डराइव होता है फ्रॉम वाटर, नॉट CO2, ठीक है, नॉट CO2, ठीक। तो एक तो ऑक्सीजन यहाँ पर साफ साफ आ गया। यही CO2 बाइंड करने की एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, जिसमें कि हम यही ग्लूकोज बाद में बनाते हैं एक बाय प्रोडक्ट से, जिसमें हम बोलते हैं कि CO2 जो होता है वो बाइंड करता है रुबिस्को से और लाइट प्लांट में, और वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। तो इसलिए यहाँ पर ग्लूकोज की जगह इन्होंने 3-फॉस्फोग्लिसरेट वाला ऑप्शन हमें चूज़ किया हुआ था, और अगर फर्स्ट O2 था तो दूसरे में यही ऑप्शन हमारे पास बच रहा था, ग्लूकोज होता तो और बेटर बात होती। तो इसका आंसर भी हमारे पास इसी तरीके से क्लियर हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि कार्बन जो है वो किससे है, CO2 से आया है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।